हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल श्री राम स्टडी ग्रुप। आज के इस वीडियो में फिर से आप लोगों को लिए लेकर आए हैं संगीत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं बिहार संगीत शिक्षक भर्ती का तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ख्याल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विचार, संकल्प, कल्पना, संगीत या इनमें से कोई नहीं। ख्याल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्पना। ख्याल शब्द का शाब्दिक अर्थ कल्पना है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ख्याल गायकी में कितने बंदिशें सामान्यतः होती है? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। ख्याल गायकी में 2 बंदिशें सामान्यतः मुख्य रूप से होती है। अगला प्रश्न है, ख्याल में कौन से रस अभिव्यक्त होते हैं? तो ख्याल में कौन से रस अभिव्यक्त होते हैं? श्रृंगार, भक्ति, करुण या वीर? आंसर हो जाएगा इनमें से 3 ऑप्शन हो जाएंगे, श्रृंगार रस, भक्ति रस और करुण रस। ये तीनों रस ख्याल गायकी में अभिव्यक्त होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, एक से अधिक। तो श्रृंगार, भक्ति और करुण, ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। ध्रुपद शैली की संगत समानता किस वाद्य से होती है? तो ध्रुपद शैली की संगत तबला, पखावज, सितार या ढोलक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पखावज। ध्रुपद शैली की संगत समानता पखावज से होती है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत की 2 प्रमुख प्रणालियां कौन सी है? तो हिंदुस्तानी की 2 प्रमुख प्रणालियां लोक और शास्त्रीय, ध्रुपद और ठुमरी, हिंदुस्तानी और कर्नाटक, ख्याल और ध्रुपद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तानी की संगीत की 2 प्रमुख प्रणालियां हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स रे ग म प ध नि, ये स्वर में कितने स्वर विकृत हो सकते हैं? 4, 5, 3, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। 5 स्वर विकृत हो सकते हैं। कौन कौन होंगे? रे, कोमल रे, कोमल ग, तीव्र म, कोमल ध और कोमलनी। ये 5 स्वर विकृत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? तो सप्तक में 10, 7, 12 या 5? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। सप्तक में कुल 7 स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है, तान किससे संबंधित है? तान जो है उसका संबंध किससे है? राग से, लय से, आलाप से या वादन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राग। तान का संबंध राग से है। अगला प्रश्न है, श्री धातु से उत्पन्न शब्द कौन सा है? श्री धातु से उत्पन्न शब्द कौन सा है? सुर, स्वर, श्रुति या लय? तो आंसर हो जाएगा श्री से श्रुति। ऑप्शन सी, श्रुति श्री धातु से उत्पन्न शब्द है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत के प्रारंभिक स्रोत कौन से वेद माने जाते हैं? तो संगीत के प्रारंभिक स्रोत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? इनमें से कौन से वेद माने जाते हैं प्रारंभिक स्रोत संगीत के? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद। संगीत के प्रारंभिक स्रोत सामवेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम राग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ग्राम राग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? संगीत रत्नाकर, नाट्यशास्त्र, बृहदेशी या नारदीय शिक्षा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाट्यशास्त्र। ग्राम राग का उल्लेख नाट्यशास्त्र में मिलता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ठुमरी किस प्रकार की गायन शैली है? ठुमरी जो है इसके गायन शैली कैसी है? उपशास्त्रीय, शास्त्रीय,
लोक या भक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपशास्त्रीय। ठुमरी एक उपशास्त्रीय गायन शैली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली घराने से नहीं है? विलायत खां, उमराव बेगम, इनायत हुसैन खां या डी नन्हे खां। इनमें से कौन दिल्ली घराने से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनायत हुसैन खां। ये रामपुर हसवान घराने से हैं। बाकी ये तीनों विलायत खां, उमराव बेगम और नन्हे खां, ये तीनों दिल्ली घराने से संबंध रखते हैं। एक विलायत खां हैं जो सितार बजाते हैं, वो गौरीपुर घराना से संबंध रखते हैं, और ये विलायत खां दिल्ली घराने से, दोनों दो विलायत खां, एक विलायत खां दिल्ली घराने से, एक विलायत खां गौरीपुर घराने से जो सितार बजाते। अगला प्रश्न है, मास्टर दीनानाथ किस घराने से संबंधित है? तो आगरा घराना, पंजाब घराना, जयपुर घराना, ग्वालियर घराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्वालियर घराना। मास्टर दीनानाथ ग्वालियर घराना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मूलक दास किस घराने से संबंधित हैं? मूलक दास जो हैं वो आगरा घराना, जयपुर घराना, रामपुर सासवास घराना, दिल्ली घराना, इनमें से कौन से घराने से मूलक दास संबंध रखते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा घराना से मूलक दास संबंध रखते थे। अगला प्रश्न है, सब्बू खां कौन से घराने से संबंध रखते थे? जयपुर घराना, दिल्ली घराना, आगरा घराना या ग्वालियर घराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली घराना। सब्बू खां दिल्ली घराना से संबंधित थे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल श्री राम स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ग्वालियर घराने से संबंधित है? गजानन राव जोशी, विष्णु छत्रे, मूलक दास या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। गजानन राव जोशी और विष्णु छत्रे ग्वालियर घराना से संबंधित रखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। और उसमें गजानन राव जोशी और विष्णु छत्रे ग्वालियर घराने से और मूलक दास जो थे वो आगरा घराने से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न है, सरस रंग और अमीर बख्श कौन से घराने से संबंधित हैं? सरस रंग और अमीर बख्श कौन से घराने से संबंधित हैं? आगरा घराना, पटियाला घराना, दिल्ली घराना, जयपुर घराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा घराना। ये दोनों आगरा घराना से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पटियाला घराना से नहीं है? कौन है निम्नलिखित में जो पटियाला घराना से नहीं है? आसिक अली खान, नजाकत अली, करामत अली खान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आसिक अली खान, नजाकत अली और करामत अली ये तीनों पटियाला घराना से ही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जितने भी हैं इनमें तीन ए बी सी ऑप्शन, ये तीनों पटियाला घराना से संबंध रखते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पटियाला घराना से संबंध नहीं रखते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली घराने का है? सब्बू खां, मोहम्मद हुसैन खां, उमराव बेगम, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। सब्बू खां, मोहम्मद हुसैन खां, उमराव बेगम ये तीनों दिल्ली घराने से संबंध रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये गीत का जो बोल है, ये गीत जो है ये किस राग पर आधारित है? कामोद, राग यमन, राग भीम पलासी या राग दुर्गा। गाना है एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये कौन से राग पर आधारित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमन राग पर। एहसान तेरा होगा मुझ पर, यमन राग पर यह आधारित गीत है। अगला प्रश्न है, एरी जाने न दूंगी गीत किस राग पर आधारित है? भैरवी, राग पहाड़ी, राग यमन, राग कमोद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राग कमोद। एरी जाने न दूंगी राग कमोद गीत पर, राग कमोद पर यह गीत आधारित है। अगला प्रश्न है, ठाड़े रहियो गीत किस राग पर आधारित है? ठाड़े रहियो गीत जो है वो किस राग पर आधारित है? राग मांड, राग मेघमल्हार, राग बिहार, राग दुर्गा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राग मांड के आधार पर आधारित है ठाड़े रहियो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खिलते हैं गुल यहाँ गीत किस राग पर आधारित है? ये जो गीत है खिलते हैं गुल यहाँ, ये किस राग पर आधारित है? राग बिलावल, राग भीमपलासी, राग भैरवी, राग दुर्गा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राग भीमपलासी। खिलते हैं गुल यहाँ राग भीमपलासी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, राग कल्याण का थाट क्या है? राग कल्याण का थाट कल्याण, बिलावल, खमाज या भैरव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याण। ये एक आश्रय राग है, जिस ऐसा राग जो खुद अपने थाट से जनित राग हैं उसको आश्रय राग कहते हैं। तो ये कल्याण थाट से ही राग कल्याण का जन्म हुआ है। तो ये एक आश्रय राग है, कल्याण राग कल्याण का थाट कल्याण है। तो अगला प्रश्न है, दादरा ताल कितनी मात्रा का ताल है? दादरा ताल कितनी मात्रा का ताल है? 4, 8, 6 या 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 मात्रा। दादरा ताल 6 मात्रा का है। धा धिन्ना धा तुन्ना, ये 6 मात्रा दादरा ताल का है। अगला प्रश्न है, तिलवाड़ा ताल में कितनी विभाग होती है? तिलवाड़ा ताल जो है उसमें कितनी विभाग होती है? 4, 6, 8 या 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिलवाड़ा ताल की विभाग 4 है। इसकी मात्रा कितनी होती है कमेंट में आप लोग को बताना है। अगला प्रश्न है, सूल ताल का मात्रा क्या है? सूल ताल कितनी मात्रा की ताल है? ये पूछ रहा है प्रश्न। 4, 10, 16 या 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 मात्रा। सूल ताल 10 मात्रा की ताल है। अगला प्रश्न है, 4 ताल की मात्रा क्या है? 4 ताल कितने मात्रा की ताल है? 12, 10, 8 या 6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12। 4 ताल 12 मात्रा की ताल है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, जो रचनाएं ताल में बंधी हो उन्हें क्या कहते हैं? और से रचना जो ताल से बंधी हो, ताल के साथ चलते हो, उसे क्या कहते हैं? निबद्ध गान, अनिबद्ध गान, सामगान या गान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निबद्ध गान। निबद्ध गान ताल से बंधी रचनाएं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संध्याकालीन संधि प्रकाश रागों के मध्यम में के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? तीव्र, कोमल, शुद्ध या इनमें से कोई नहीं। जो संध्याकालीन संधि प्रकाश राग है उसमें माँ का प्रयोग, मध्यम का प्रयोग किस रूप का होता है? तीव्र माँ, कोमल माँ, शुद्ध माँ तो होता नहीं। तो ऐसे एक तो ये आंसर है, शुद्ध माँ होता है, कोमल माँ नहीं होता है। तो ऑप्शन बी तो ऐसे ही गलत है, तीव्र माँ या शुद्ध माँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीव्र माँ का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्धवदर्शक स्वर कौन सा है? प, स, म, नी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माँ। माँ को अर्धवदर्शक स्वर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में स्वरों के छोटे छोटे स्वर समूह को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में स्वर के छोटे छोटे स्वर समूह को क्या कहा?
मुखचालन, स्थाय, प्रहारी, अलापी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थाय। प्राचीन काल में स्वर के छोटे छोटे समूह को अस्थाय कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ध्रुपद की मुख्य शैलियाँ कितनी थी? 4, 5, 3 या 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। ध्रुपद की मुख्य शैलियाँ 5 थी। ऐसे 4 भी मानी जाती हैं, जिसको बानी भी कहते हैं शैलियाँ को, लेकिन कहीं कहीं 5 मिलता है तो 5 होता है, लेकिन ज़्यादातर आपको 4 भी देखने को मिलेगा। तो इसका 5 है, लेकिन 4 भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, ध्रुपद की शैलियों को क्या कहा जाता है? जैसा कि आपने देखा मुख्य शैलियाँ पूछ रहे थे 5 बताएं, लेकिन ध्रुपद की शैलियों का मुख्यतः क्या कहा जाता है? गीति कहा जाता है, बानी कहा जाता है, शैली, या इनमें से कोई? तो ज़्यादातर ध्रुपद की शैलियों को बानी कहा जाता है। तो बानी हम लोगों ने ज़्यादातर 4 ही पढ़े हैं, डागुर बानी, नौहार बानी, और 2 बानी है, नाम नहीं याद आ रहा है, आप लोग को कमेंट में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चौक वर्णम में कौन सा रस प्रधान होता है? चौक वर्णम में कौन सा रस प्रधान होता है? श्रृंगार रस, भक्ति, रौद्र, या ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। श्रृंगार रस और भक्ति रस दोनों रस चौक वर्णम में प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, चौक वर्णम का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के साथ चौक वर्णम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चौक वर्णम में तराने जैसे बोल को क्या कहते हैं? चरणम, चोलुकेट्टू, पिनाकी, या कर्नलम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोलुकेट्टू। चौक वर्णम में तराने जैसे बोलों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राग देश का वादी स्वर क्या है? रे, प, नी, या ग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रे। राग देश का वादी स्वर रे ऋषभ है। अगला प्रश्न है, राग खमाज का संवादी स्वर क्या है? तो राग खमाज का संवादी स्वर क्या है? ग, नी, प, या ध? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नी। निषाद। राग खमाज का संवादी स्वर नी है। अगला प्रश्न है, राग बिहाग का वादी स्वर क्या है? तो राग बिहाग का वादी स्वर ध है, म है, रे है, या ग है? क्या है? राग बिहाग का वादी स्वर ग है। गंधार राग बिहाग का वादी स्वर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग तिलंग का थाट क्या है? राग तिलंग कौन से थाट से जनित राग है? खमाज, बिलावल, आशावरी, या कल्याण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खमाज। खमाज थाट से जनित राग तिलंग है। अगला प्रश्न है, राग देश का थाट क्या है? भैरव, काफी, खमाज, या भैरवी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खमाज। राग देश भी खमाज थाट का राग है। अगला प्रश्न है, राग बिहाग का थाट क्या है? बिलावल, काफी, कल्याण, या खमाज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलावल। राग बिहाग बिलावल थाट का राग है। अगला प्रश्न है, राग भैरव का थाट क्या है? भैरवी, आशावरी, भैरव, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भैरव। राग भैरव का थाट भैरव है, या एक आश्रय राग है। अगला प्रश्न है, सी राग देश का प्रकृति क्या है? राग देश जो है, जो किस प्रकृति का राग? चंचल, गंभीर, करुण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंचल। राग देश जो है, जो चंचल प्रकृति का राग है। अगला प्रश्न है, राग काफी का प्रकृति क्या है? गंभीर, चंचल, क्षुद्र, या एक से अधिक? तो राग काफी का प्रकृति चंचल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, राग पीलू का प्रकृति क्या है? क्षुद्र, चंचल, गंभीर, या करुण?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राग पीलू का प्रकृति गंभीर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग बागेश्वरी का थाट क्या है? काफी, बिलावल, कल्याण या खमाज? तो राग बागेश्वरी का थाट हो जाएगा ऑप्शन ए, काफी। राग बागेश्वरी का थाट काफी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राग भीम पिलासी का वादी स्वर क्या है? तो राग भीम पिलासी का वादी स्वर क्या है? मध्यम, निषाद, गंधार या षडज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्यम म। राग भीम पिलासी का वादी स्वर म है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न और भी बेहतरीन प्रश्न को साथ लेकर। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट भी करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में और बेहतरीन प्रश्न के साथ।